हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने शायद ही किरिबाती आइसलैंड का नाम सुना होगा। किरिबाती आइसलैंड ओशिनिया महाद्वीप में एक आइसलैंड है जिसे डूबता हुआ आइसलैंड भी कहते हैं। डूबता हुआ आइसलैंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वह धीरे धीरे अपनी जो कोस्टल लैंड्स थे उसे खोता जा रहा है और उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो जिस वजह से वहाँ के लोगों को रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस कंट्री ने न्यूजीलैंड से असाइलम की मांग की है। अगर किरिबाती आइसलैंड को आर्थिक संदर्भ में देखें तो यह दुनिया का एक बहुत ही गरीब देश है जिसको इस समस्या का सामना करना पड़ा। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में ऐसी बात करें तो यह कहा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सामने आ रही हैं, इसकी समस्या का सामना ज़्यादातर गरीब लोगों को ही करना पड़ता है। चाहे वो अमेजन के जो फॉरेस्ट में आग लगी थी उसकी बात करें, जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट वहाँ के जो इंडिजिनियस ट्राइब थी उनके ऊपर पड़ा, या फिर हम कोविड-19 की बात कर सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट माइग्रेंट्स वर्कर और पुअर्स को पड़ा। और इससे जो अमीर लोग थे उनको भी फ़र्क पड़ा, लेकिन उनकी केवल जो उनका अभी तक लाभ था वो लाभ में कमी आई है, उनका जीवन यापन नहीं रुका है। लेकिन ऐसी क्लाइमेट इलेक्टिविटीज़ होने से जो गरीब लोग थे उनकी पूरी आजीविका में ही परिवर्तन हो गया है और आजीविका को लेकर खतरा हो गया है। तो आज हम इसी दिशा में क्लाइमेट अपार्थाइड की बात करेंगे। आप लोगों ने अपार्थाइड वर्ड सुना होगा। इसको रंग भेद के इसके बारे में कहा जाता है। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। तो रंग भेद तो प्रायः इसका रेसिज्म से यूज़ किया जाता है कि जब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लेकिन आज हम क्लाइमेट अपार्थाइड की बात करेंगे जिसमें कि क्लाइमेट के आधार पर हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लाइमेट अपार्थाइड लोगों को प्रभावित करता है, कैसे या कोई भी जो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर होती है वो गरीबों को ज़्यादा प्रभावित करती है और अमीर उससे बच के निकल जाते हैं। 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही प्रभावित होंगे। इसको लेकर यह शब्द जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया जब 2016 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक क्लाइमेट एक्सपर्ट ने कहा कि आने वाले सालों में 2030 तक दुनिया में 120 मिलियन गरीब लोग और बढ़ सकते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर या देशों के संदर्भ में यह बात की जाए तो आज दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं वो कार्बन एमिशन में केवल 10% अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि वो 75% क्लाइमेट चेंज के इससे जो डिवास्टेशन हो रहे हैं उसको सफ़र करते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में दिखाई जाती है, इसको प्रायः जलवायु रंगभेद शब्द से संबोधित किया जाता है। अब जलवायु रंगभेद शब्द को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि अगर कोई जलवायु परिवर्तन से कोई बाढ़ आ रही है या कोई जो है पैंडेमिक आ रही है, कहीं पर सुनामी आ रही है या भूस्खलन हो रहा है, तो जो गरीब लोग होंगे सबसे ज़्यादा उन्हें ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, जबकि जो अमीर लोग होंगे उससे आसानी से बच के निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो आर्थिक खाई है ये केवल आम समय में नहीं दिखाई देती है, बल्कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले डिवास्टेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। किरिबाती एक इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है। अगर हम और भी गहराई से जलवायु रंगभेद के जो है उदाहरणों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि पिछले जो है कुछ दशकों में यह समस्या और गहरा गई है और इसका सबसे ज़्यादा सामना अफ्रीकी और लैटिन देशों को करना पड़ रहा है। अफ्रीका की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सामने आया कि 1980 से 2010 के बीच में 9% ऐसे केसेस में बढ़ोतरी हुई है जहां पर लोगों को क्लाइमेटिक माइग्रेशन, इल हेल्थ, इल एजुकेशन इस सब का सामना फेस करना पड़ता है। जबकि अगर विकसित देशों की बात करें तो उन पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार जलवायु रंगभेद पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा वह यह कि जलवायु रंगभेद से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे
और यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब दुनिया की 3/4 जनसंख्या को उसकी अपनी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी दैनिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वह निश्चय ही विद्रोह करेगी। और इसके बहुत से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं वो इसका उदाहरण है। अफ्रीका का जो बोको हराम आतंकी संगठन है वो यही बात करता है कि हम आप लोगों को पानी अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, जो आपको पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से एक जो है ऐसे उद्देश्य को लेकर एक आतंकी संगठन इतना ज़्यादा खड़ा हो गया है। तो क्लाइमेट अपार्थाइड से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा पहले 2 डिग्री सेंटीग्रेड का लक्ष्य रखा गया था वर्ल्ड टेम्परेचर का, उसके अनुसार दुनिया में 13% जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में, जहां पर ये पिछले दशक में केवल 3% या 1990 के दशक में 3% गतिविधियां आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है अब जलवायु रंग भेद से संबंधित है, वहां आज इनकी संख्या जो है 20% तक हो गई है। तो यह लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा वह होगा दुनिया में क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज जो रिफ्यूजी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, उसके अनुसार 2014 में जहां क्लाइमेटिक रिफ्यूजी की संख्या 25 मिलियन थी, वो 2050 तक 1 बिलियन हो सकती है। तो ये जो है दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती लाकर खड़ा कर सकता है। जो तीसरा दुष्परिणाम होगा वह होगा कि सिविल वॉर्स जो है, जो गरीब देश हैं उनमें सिविल वॉर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और अफ्रीका एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम अफ्रीका की गतिविधियों को देखें और वहाँ की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे वहाँ पे पानी और भी सुविधाओं में कमी होती जा रही है, वहाँ के लोग धीरे धीरे एक्टिविटीज़ का या फिर वायलेंट एक्टिविटीज़ का सहारा ले रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। सीरिया भी एक इसका एग्जाम्पल है, जहाँ यहाँ पर जो है सिविल वॉर की शुरुआत सबसे पहले एक सूखे से हुई थी। सूखे के चलते वहाँ पर फसल अच्छी नहीं हो पाई थी। फिर वहाँ की जनता ने धीरे धीरे जो है अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और आज वो विद्रोह इतना बड़ा रूप ले चुका है। तो इससे सिविल वॉर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जलवायु जो है कृषि के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और दुनिया में जलवायु रंग भेद की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इससे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है और हंगर प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें भी उत्पन्न हो सकती हैं। और जो आज दिखाई दे रहा है, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ का देखें तो वहाँ पर ये समस्या बिल्कुल दिखाई देती है कि वहाँ के कितने ज़्यादा बच्चे मेलन्यूरिस्ड हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कि जैसे जैसे ओशंस का एसिडिफिकेशन हो रहा है, 1 बिलियन पॉपुलेशन जो कि वहाँ मछलियों पर सीधे तरह से प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट है, वो सीधे तरीके से एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन से प्रभावित हो सकती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप पैटर्न भी बदल रहा है, तो इससे किसानों को, दुनिया भर के जो किसान हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारे पास्टोरलिस्ट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। अगर हम जलवायु रंग भेद से संबंधित अगली चुनौती को देखें तो वह सबसे बड़ी चुनौती जो है देशों की संप्रभुता में आएगी, क्योंकि आज जो है क्या कॉन्सेप्ट हो गया है कि जो विकसित देश हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चला है, जिसके तहत वो अपने कार्बन को गरीब देशों के साथ या अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके साथ ये समझौता कर लेते हैं, जिसके तहत वो उन्हें कुछ पैसे देते हैं और वैश्विक स्तर पे जो उन्हें ऊर्जा उत्पादन या कार्बन उत्पादन उत्सर्जन के लिए ज़्यादा खर्च करना चाहिए, वो खर्च वो ट्रेड करके बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है जो दूसरी कंट्री होगी, जो गरीब देश होंगे, उनकी सॉवरेनिटी पर भी खतरा आएगा। और बहुत से विकसित देश क्या कर रहे हैं कि वो अपने देश में न्यूक्लियर का जो वेस्ट होता है उसे डंप ना करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है उन देशों में जाकर ऐसे जो है वेस्ट को डंप कर देते हैं। तो इससे उन देशों की जो है सुरक्षा पे खतरा आ सकता है। ई वेस्ट जो आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जाके विकसित देशों में वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट रंग भेद जो है
वो नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। जलवायु रंग भेद से जो अगला दुष्परिणाम है वह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन होंगे। अगर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 को देखें तो उसके अनुसार 2018 के अंत तक दुनिया में 28 मिलियन नए डिस्प्लेसमेंट होंगे क्लाइमेट अपार्थीट की वजह से। और ये जो माइग्रेशन होगा वो दुनिया के 148 सबसे गरीब देशों में होगा। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो इन्हीं गरीब देशों के ऊपर आ रहा है। और जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है वह यह कि जलवायु रंगभेद की वजह से लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और इन सबको काफ़ी नुकसान होगा। और जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ एक हिपोक्रेसी दिखाते हैं अपनी वो जो है खुद को सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बताते हैं, वे ऐसी एक्टिविटीज़ करके दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको कम ही कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज है और जलवायु रंगभेद है इसको लेकर डेवलप्ड कंट्री 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर के महीने में, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर बात कही गई। और इसमें बहुत सारे देशों ने अपनी बात रखी और इस बात पे सहमत हुए कि दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 तक करना चाहिए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना चाहिए। 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी इस एग्रीमेंट की, या फिर हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी थी, वह यह कि इस एग्रीमेंट में क्लाइमेटिक जस्टिस और क्लाइमेटिक इक्विटी जैसे बहुत सुंदर सुंदर शब्द का यूज़ किया गया था, लेकिन किसी तरह से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। ना ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग पैमाने सेट किए गए। और इस जो है कॉन्फ्रेंस में ना ही क्लाइमेटिक ट्रेड कार्बन ट्रेड को लेकर कोई प्रतिबंध लगाया गया, ना ही न्यूक्लियर डंप को लेकर कोई प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस एग्रीमेंट की बहुत बड़ी कमी थी, और इसी कमी की वजह से आज इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई थी, इस एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स थे, उसका ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से जलवायु रंग भेद को कम किया जा सकता है और अंततः ख़त्म किया जा सकता है। इसको हम दो पक्षों में बात कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है और दूसरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस ये सब प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि डिवॉस्टेशन होने पर या क्लाइमेटिक जो है चेंज से जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से जो उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से जो उन्हें जो है डिवास्टेशन फेस करनी पड़ती हैं, उसे ख़त्म किया जा सके। जो दूसरा सबसे बड़ा सुधार होना चाहिए वह यह कि प्राइवेटाइजेशन को कम करना चाहिए। आजकल प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है और प्रायः प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट मोटिवेटेड होकर काम करती हैं, तो इस वजह से वो प्रायः जो पर्यावरणीय नियम रहते हैं और जो भी सिक्योरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसको फॉलो नहीं करते और प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। तो उसको लेकर जो है चेंज होना चाहिए। जो तीसरा सुधार होना चाहिए वह यह कि जो माइग्रेशन को लेकर वर्ल्ड लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे और यूनाइटेड नेशंस में जो भी रूल्स हैं उसमें चेंज करना चाहिए, और क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज़ के लिए भी और क्लाइमेटिक माइग्रेशन के लिए भी अलग से प्रावधान निर्धारित करना चाहिए। पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगानी चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। दूसरा, कार्बन ट्रेडिंग और वेस्ट डंपिंग जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्री में करती हैं, इसको बैन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लेबर लॉ और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर लेबर लॉ और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा विकास ना होने के कारण जो रूल्स हैं इनको लेकर वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो ऐसा चेंज होना चाहिए और लेबर को लेकर और एनवायरनमेंट को लेकर दुनिया भर में एक ही तरह के लॉ होना चाहिए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को एक जो है
अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज दुनिया के काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उन्हें भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल रहा है, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सारे जो है मूवमेंट्स हो रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें पब्लिक मूड पर काम करना होगा और उनके एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, जिससे कि वे अपनी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकें ऐसी पॉलिसीज़ बनाने को जो गवर्नमेंट के हित, जो एनवायरनमेंट के हित में हो। जो दूसरा सबसे बड़ा कार्य करना चाहिए वह यह कि जो देश में गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इन्वायरमेंट को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। कभी कभी जो है यह ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इसका पालन नहीं करती, तो इसको लेकर सरकार को एकदम से निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए अच्छे से कार्य करना चाहिए और उनके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। जो तीसरा सबसे बड़ा कार्य किया जा सकता है वह यह कि इस इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से वो अपनी गतिविधियों को बिना डरे और बिना रुके काम कर सकें। क्योंकि ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो उन्हें बहुत ही सिक्योरिटी टॉर्चर भी किया जाता है, तो इस तरह से इन्हें फंडिंग भी प्रोवाइड की जाए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ताकि वो अपना काम कर सकें। कुछ ही दिन पहले एक राइटर रेड लार्सन के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था जस्ट ऐड वाटर। बुक में वाटर को ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड करके इस पर डिस्कशन किया गया है बुक में। और हम ये भी प्रायः सुनते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी को लेकर होगा। तो इस तरह से आज समझने की ज़रूरत है कि तीसरा जो विश्व युद्ध पानी को लेकर क्यों होगा, क्योंकि पानी की जो समस्या है उसे जो है अमीर देश के तो सामने आएगी नहीं, वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो सामना होगा दुनिया के गरीब देशों को करना होगा। और आज दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें दिनों दिन गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यह समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से विश्व युद्ध से जुड़ा है और किस तरह से ये कम किया जा सकता है। तो अगर हम हर जगह थोड़ा पानी ऐड कर दें, जैसे जस्ट ऐड वाटर बुक का नाम है, तो अगर हम अपने इमोशंस में, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा नमी लाएं दूसरों के प्रति, तो इस जो है क्लाइमेट, अपार्थाइड, जलवायु, रंग भेद को लेकर जो जैसी चीज़ें हैं इन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस दिशा में बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया में वेस्टर्न सूडान में एक ऐसी जगह है दरफूर जिसका नाम है, वहाँ की पॉपुलेशन डिज़र्टिफिकेशन को फेस बहुत ज़्यादा स्तर पे कर रही है और हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की कमी की वजह से हो, वो बिल्कुल सत्य बात हो। तो इस तरह से जस्ट ऐड वाटर इन एवरीथिंग इन ह्यूमन नेचर, इन हिज एटीट्यूड, एंड ओनली इन दिस वे वी कैन ब्रिंग क्लाइमेटिक जस्टिस एंड क्लाइमेटिक इक्विटी टू ऑल। थैंक यू।